नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच भारत और विश्व व्यापार संगठन टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गैट की स्थापना के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। 15 अप्रैल 1994 को 123 राष्ट्रों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौरे में अधिनियम पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई है। 1947 में विचार विमर्श करके गैट 1 जनवरी 1948 को एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अस्तित्व में आया। मूलतः इसमें कुल 23 हस्ताक्षरकर्ता थे जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित स्थापित प्रोप्राइटरी समिति के सदस्य थे, हालांकि जो कभी अस्तित्व में आ नहीं सका। गैट के अधीन व्यवस्था थी कि सभी सदस्य समय समय पर आपस में मिलकर बहुराष्ट्रीय पक्षों को रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली रुकावटों को कम करने की चेष्टा करेंगे और आयात प्रशुल्कों व मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करेंगे। सदस्यों की इन बैठकों का दौर जो है वो बहुत ही लंबा चला, कुल 8 दौरे हुए इसमें। सभी दौरे में कई व्यापक प्रतिबंधों को समाप्त किया भी गया, वस्तुओं के व्यापार को सरल बनाने के लिए तथा कई मात्रात्मक प्रतिबंध भी हटाए गए। सबसे लंबा और कठिन 8वां दौर था जो 8 वर्षों तक चला। इस दौर में विकसित और विकासशील देशों के मध्य कई मुद्दों पर जो है वो काफी विवाद भी चले। औपचारिक रूप से गैट 1995 के अंत तक भंग कर दिया गया। मराकेश समझौते में गैट के संपर्क दलों को दिसंबर 1996 तक एक नए संगठन के रूप में उनके सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई और डब्ल्यूटीओ जो कि लगभग 30 समझौतों के प्रशासन के लिए अस्तित्व में आया। इसमें जो वस्तु शामिल थी वो कृषि से कपड़ा तक और सेवाओं से बौद्धिक संपदा तक के विस्तृत किस्म के मामले सम्मिलित किए गए। यह गैट के उरुग्वे दौरे के अंतिम अधिनियम में शामिल है। यह सदस्यों के बीच व्यापार मतभेदों को सुलझाने की व्यवस्था प्रदान करता है और यदि आवश्यक हुआ तो इन विवादों पर अधिनिर्णय भी दे सकता है और टैरिफ को कम करने या खत्म करने जैसे व्यापार संबंधी बाधाओं पर भी बातचीत जारी रख सकता है। डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन और भारत के मध्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष देखने को मिले। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो विकासशील राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों के आर्थिक हितों की पुनर्परिभाषा जो है वो बनाई एवं एक नई आर्थिक नीति विश्व व्यापार की व्यवस्था को कायम रखने के लिए उसका नींव रखा। संगठन में शामिल होने या न होने के मुद्दे के संदर्भ में विकासशील राष्ट्रों में तीव्र विचार विमर्श की स्थिति भी देखने को मिली। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समेकन के अनेकों सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एवं नवीन व्यवस्था के प्रभावी होने पर जो उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि देखी गई और अनुमान व्यक्त की गई वो गैट द्वारा जारी जो आंकड़े थे उसके हिसाब से। उसमें सर्वाधिक मूल्य वस्त्र, वन, मत्स्य उत्पादों एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में होने की संभावना देखने को मिली और उस पे संभावना भी प्रकट की गई। गैट द्वारा जो उचित वृद्धि दर भारत की स्थिति के सापेक्षतया बताया गया वो लाभ की स्थिति बताया गया। बातचीत की जो मौजूदा स्थिति है और जो भारत का रुख है उसके बारे में अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ के सदस्यों में व्यापक मतभेद जो है वो विशेष रूप से कृषि घरेलू समर्थन के मुद्दे को लेकर और औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों को खोलने के मुद्दे को लेकर बनी रही। जुलाई 6 में बातचीत लगभग स्थगित सी हो गई थी और 16 नवंबर 2006 को फिर एक बार प्रयास किया और वार्ताओं का दौर शुरू हुआ जिसमें कुछ राष्ट्रों को अपना नरम रुख अपनाना पड़ा। समझौते और वार्ता के जो भी स्वरूप बने उसमें शामिल सभी लोगों का मत था कि प्रगति की राह को चुना जाए
और संतुलित एवं महत्वाकांक्षी तथा विकास अनुकूल निर्णय लिए जाएं। भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश के भुगतान संतुलन से जो आशय है, जो तात्पर्य है, वो है सुनिश्चित अवधि। यह अवधि जो होती है वो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। अवधि में जो शेष विश्व के साथ उसके मौद्रिक सौदों का लेखा होता है, इसके अंतर्गत भुगतान संतुलन में सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तु, सेवा, पूंजी का आयात, निर्यात इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। भुगतान संतुलन लेखे को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, चालू लेखा एवं पूंजीगत लेखा। चालू लेखे के अंतर्गत दृश्य व अदृश्य आयात निर्यात से संबंधित भुगतान प्राप्तियों को शामिल किया जाता है और दृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत मुक्त वस्तुएं आती हैं। अदृश्य आयात निर्यात के अंतर्गत बैंकों, जहाजी व बीमा कंपनियों, विशेषज्ञों की सेवाओं, विदेशी ऋण पर ब्याज, उपहार आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सेवाओं व संबंधित देश द्वारा शेष विश्व को प्रदान की गई सेवाओं के भुगतान व प्राप्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है। चालू लेखे पर भुगतान संतुलन ज्ञात करने के लिए वस्तु व सेवाओं के निर्यात, निवेश, आय और विदेशी शुद्ध हस्तांतरण का योग किया जाता है और इसमें से वस्तु व सेवाओं के आयात एवं ऋण सेवा भुगतानों को घटा दिया जाता है। पूंजी खाते पर भुगतान संतुलन ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विशुद्ध विदेशी ऋण का योग कर इसमें से घरेलू बैंकिंग व्यवस्था की विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि एवं घरेलू बाह्य प्रवाह जो कि राष्ट्र द्वारा शेष विश्व में निवेश किया जाता है को घटाने से प्राप्त होती है। संबंधित राष्ट्र के विदेशी विनिमय भंडार में कमी या बढ़ोतरी चालू लेखे एवं पूंजी लेखे में घाटे व अधिशेष की स्थितियों से निर्धारित होती है। यदि चालू एवं पूंजी लेखे के योग के उपरांत घाटे की स्थिति सामने आती है तो विदेशी विनिमय भंडार में कमी होगी, अन्यथा वृद्धि। अब हम कुछ खातों की बात करेंगे। चालू खाता, पूंजी खाता, अदृश्य लेखे, चालू खाता, घाटा। चालू खाता भुगतान संतुलन में पूंजी खाता, भूल चूक और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित नियमों में परिवर्तन शामिल है। भुगतान संतुलन के चालू लेखे के तहत लेन देनों को निर्यात तथा आयात और अदृश्य लेखों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अदृश्य लेखों को पुनः 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें सेवाएं, यातायात, परिवहन, बीमा, सम्मिलित सरकार तथा विधि, इसमें और अन्य भी संचार, निर्माण, वित्तीय, सॉफ्टवेयर, समाचार एजेंसी, रॉयल्टी प्रबंध तथा कारोबारी सेवाओं को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसका वर्गीकरण में दूसरा रूप हो सकता है आय और अंतरण, अनुदान, उपहार आदि जिसका कोई मुआवजा नहीं है। पूंजी खाता जो होती है, पूंजी लेखे के तहत पूंजी अंतर्वाहक को लिखित ऋण अथवा इक्विटी और परिपक्वता जो भी मैच्योरिटी अवधि है द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। पूंजी लेखे के मुख्य जो संगठक हैं उसमें विदेशी निवेश, ऋण तथा बैंकिंग पूंजी को हम शामिल कर सकते हैं। विदेशी निवेश में विदेशी प्रत्यक्ष जिसको हम FDI कहते हैं तथा पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश FII निवेश एवं अमेरिकी निक्षेपागार रसीद, वैश्विक निक्षेपागार रसीद, ऋण विभिन्न देयताओं का संकलित करना, जबकि ऋण विदेशी सहायता जो होते हैं वो विदेशी वाणिज्यिक उधार या व्यापार ऋण तथा अप्रवासी भारतीय जमा राशियों सहित बैंकिंग पूंजी ऋण देयता इसमें सम्मिलित होते हैं। अदृश्य लेखों के अंतर्गत अदृश्य भुगतान सम्मिलित लेखा सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अनिवासी परिसंपत्तियों से संबंध, आय तथा देयताएं, श्रम संपत्ति सीमा पर अंतरण जिसमें मुख्यतः कामगार विप्रेषण शामिल है, असंबंधित लेन देनों का संयुक्त प्रभाव परिलक्षित करके इसमें लिखे जाते हैं। और चालू खाता घाटा, चालू खाता संतुलन और निवेश और अन्य पूंजीगत प्रवाह संतुलनकारी मदों, कमियों और अपकृत्यों के साथ मिलकर दिखाते हैं कि क्या देश में समग्र अधिशेष अर्जित किया है या घाटे में। इसके अनुरूप यदि भुगतान संतुलन अधिशेष की स्थिति
में है तो देश अपने विदेशी आरक्षित कोष में इजाफा कर सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो अपने उधारों का पुनर्भुगतान कर सकता है। यदि यह घाटे की स्थिति में है तो इसे विदेशी आरक्षित कोष द्वारा या ऋण लेकर पूरा किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे भुगतान संतुलन से संबंधित कुछ चुनौतियों की। कुल हम लोगों ने 4 चुनौतियों का जिक्र यहाँ पे किया है। प्रथम में कई उन्नत देशों में उच्च राजकोषीय और लोक ऋण के साथ परिधीय यूरोजोन देशों में अनवरत प्रभु ऋण जोखिम और इस बात का डर कि यह वित्तीय क्षेत्र तक फैल सकता था वैश्विक सुधार के लिए एक जोखिम है। संकट के शुरुआत में ही पूंजी प्रवाहों के विपर्य और निर्यातों में गिरावट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। ये एक तरह की चुनौती। दूसरी अगर चुनौती की बात करें तो वो है नाजुक वैश्विक सुधार और जोरदार घरेलू वृद्धि से उच्च व्यापार और चालू लेखा घाटा, जो कुछ चिंता का विषय भी है। यह समस्या अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में बढ़ोतरी से आगे और बढ़ सकती है। तृतीय जो चिंताएं हैं उसमें पूंजी प्रवाहों के आवधिक बहाव से संपत्ति मूल्यों, मुद्रा अधिमूल्यन और मुद्रास्फीति में तेजी के साथ अर्थव्यवस्था में अवशोषण क्षमता की समस्या हो सकती है। पूंजी प्रवाहों में ऐसी बढ़ोतरी का प्रबंधन करना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और चौथा और अंतिम अगर हम चुनौती देखें तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह जो स्थिर और उत्पादक रूप में है। पूंजी अंतर प्रवाहों की बड़ी मात्रा विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में है, जो स्वरूप में अस्थिर होती है। पूंजी के अन्य रूपों की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने होंगे।